हमारी डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और ये रिक्वायर करती हैं सेक्रीफाइसेस की, ये रिक्वायर करती हैं फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। और डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टैक्सेस में इजाफा नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब अखराजात पे काबू पाना और सही जगह पे खर्च करना भी बहुत ज़रूरी होता है। 5 जून और ये रेसिपी सिर्फ हुकूमतों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, हर इंडिविजुअल के लिए भी उतनी ही है। तो आप अपनी चादर देख करके पाँव फैलाते हैं ताकि आपको ज्यादा कर्ज ना लेना पड़े। बहुत अच्छी बात है अगर आप बिल्कुल कर्ज ना लें तो घर का बजट से लेकर आप मुल्क के बजट तक ये जो प्रिंसिपल सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन कामरान जो 5 जून को आज से 2 दिन पहले जो इनके एक नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का एक इजलास हुआ है, ये पाकिस्तान का आईनी इदारा है जो NEC, पहले अगर हम नाज़रीन को थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, NEC के पास ये मैंडेट है कि पाकिस्तान का तरक्याती बजट जिसमें वफाकी हुकूमत का और 4 सूबाई हुकूमतों का और पाकिस्तान के जो माशी अहदाफ हैं उसकी ये अप्रूवल देती है ये बॉडी। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास होती है और 4 सूबाई वज़राए आला जो है वो इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये इस फोरम की अहमियत है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके तहत ये सारा निज़ाम चलता है। NEC का जो इजलास था इस दफ़ा बड़ा दिलचस्प था। उसमें 2-3 चीज़ें अदर दैन जो इन्होंने करनी थी, इफेक्टिवली तो इनके सामने 6 एजेंडा आइटम्स थे जिसमें एनुअल प्लान जो था इस माली साल का उसको रिव्यू करना, अगले की मंजूरी देना, फिर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की इस साल का रिव्यू, अगले साल की मंजूरी, फिर जो ओवरऑल जो मीटिंग्स अभी तक होती रही हैं सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की, उन्होंने कितने तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी पिछले 1 साल में, फिर 13वां जो 5 ईयर प्लान है जो कभी पाकिस्तान में बड़ी जिसकी बात होती थी अब उसकी रेलेवेंस खत्म होती जा रही है, उसको पब्लिश करने की मंजूरी इन्होंने दी है। फिर मॉनिटरिंग रिपोर्ट PSDP के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिसके ऊपर हम बात करेंगे बजट के बाद ज्यादा, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स इनकी आई हैं, फाइंडिंग्स इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग। जो उड़ान पाकिस्तान इनका फ्रेमवर्क है उसकी मंजूरी, ये तो एक फॉर्मल एजेंडा था। लेकिन वहाँ पे जो साइड के ऊपर 2-3 बातें हुई जिसका हम पहले जिक्र कर लें फिर आगे बढ़ें। एक तो ये कि सिंध की तरफ से ये डिमांड सामने आई है कि जो IMF के कहने के ऊपर पाकिस्तान ने जो ज़राई इनकम टैक्स के नए कवानीन पास किए हैं 4 सूबाई हुकूमतों ने, जिसके तहत जो ज़राई आमदन उसके ऊपर 45% तक जो इनकम टैक्स है वो लगेगा। वैसे तो ये इनिशियल ये था कि जनवरी 2025 से इसकी कलेक्शन शुरू हो जानी थी, फिर सिंध की वजह से इसकी जो कलेक्शन होगी वो जनवरी से, लेकिन इसकी जो कलेक्शन स्टार्ट होगी वो जुलाई से होगी ऑन द इनकम ऑफ जनवरी टू जून का जो पीरियड था उसके ऊपर। तो सिंध ने वहाँ पे ये मौक़िफ़ उठाया कि चूँकि ओवरऑल आपको पता है ज़रात के बहुत बुरे हालात रहे इस साल, जो बड़ी फसलें हैं उसमें मनफी ग्रोथ है ये 14-15%। तो उन्होंने कहा जी कि ज़रात का शोबा बैठा हुआ है, इन हालात में जब हम किसानों के पास जाएंगे कि वो इनकम टैक्स भी दें तो बड़ा मनफी तासुर जाएगा। तो आप IMF से बात करें कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है इस मामले को दोबारा रिव्यू किया जाए। तो ये सिंध की तरफ से ये डिमांड सामने आ गई। हमें पहले ही शक था कि सूबे को इतना होल हार्टेडली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। आपको पता है पंजाब ने जो अपना टैक्स का लॉ पास किया था उसके अंदर उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के रेट्स ही नहीं दिए हुए, रूल्स के तहत वो रेट्स डिटर्मिन करें। सिंध का अब हम कर नहीं सकते। तो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। और दूसरा फिर आपने जिक्र ही किया है कि चलें इसी पे बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, चलें पीपल्स पार्टी तो फिर इत्तेहादी है PMLN की, उन्होंने ये मामला उठाया। तो जो तहरीक इंसाफ है वो तो वैसे ही ऑपोजिशन है और सख्त ऑपोजिशन है, उन्होंने भी इस नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में कुछ अपने जो सूबे के इशू हैं वो भी उठाया। तो वो क्या इशू है? बेसिकली जो जब से जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हुए हैं, जिनको मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ KP कहा जाता है, अब तब से जो है पॉपुलेशन का जो तनासुब है वो बदल गया है। आपको पता है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो सूबों को हिस्सा मिलता है वफाकी आमदन से, उसमें जो सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो आबादी है। 82% जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो आबादी की बेस पे होती है और बाकी 18% जो है उसके 3 मुख्तलिफ बेंचमार्क्स और भी हैं। तो चूंकि अब KP की आबादी बढ़ गई है, पहले जो ट्राइबल एरियाज़ की आबादी थी वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ काउंट नहीं होती थी, एक सेपरेट ब्लॉक के तौर पर काउंट होती थी और उसका खर्चा वफाकी हुकूमत करती थी। अब चूंकि वो जो KP की आबादी का वो हिस्सा बन गई है तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो हिस्सा है NFC के तहत वो आप रिवाइज करें। अब गवर्नमेंट कहती है जी कि हम इसका खर्चा आपको पहले ही दे रहे हैं। उसके तरक्याती बजट की मद में इस साल जो अगला माली साल उसमें उन्होंने कोई 65 अरब रुपये रखा हुआ है। इसी तरह उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें भी उसके लिए भी एलोकेशन होती है। पर तनख्वाहों के ऊपर मसला ये है कि वफाकी हुकूमत कहती है कि हम उन मुलाजिमीन की तनख्वाहें देंगे जो मर्जर से पहले तक के थे, उसके बाद अगर कोई हायरिंग हुई है वो हम पे नहीं करेंगे। तो इनकी जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर फिर KP के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये रेज किया मामला कि जी आप इनकी तनख्वाहें जो है ये ओवरऑल आप NFC को रिवाइज करें तो ताकि सारा मसला जो है हल हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस दी है कि अगस्त
25 से इसके इजलास बुलाना हम शुरू कर देंगे। आपको पता है जो एग्जिस्टिंग NFC का जो कमीशन बना हुआ है इसकी मुद्दत 23 जुलाई तक है, तो उसके बाद इन एनी केस अगस्त में नया कमीशन बनना ही बनना है, तो नया कमीशन बुला के उसका ये इजलास बुलाना चाह रहे हैं। इश्यूज उठाए जाएंगे। लेकिन इसमें जो हमने स्टार्ट किया था कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, और ऐसी नहीं है कि हमारे पास पैसों की रेल पेल है कि आप कौमी खजाने के मुंह जो है वो खोल दें। दो तरह के इश्यूज हैं, एक तो हमने अपनी आमदन बेहतर करनी है, दूसरा अपने अखराजात को हमने कंट्रोल करना है, और जो पैसा खर्च भी करना है ऐसी जगह पे खर्च करना है जो ज़रूरी भी है, जो आपकी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले। तो उसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल निभाती भी है, मैंडेट भी है, वो जो डेवलपमेंट जो बजट है जिसकी अप्रूवल देती है वफाक का भी और चारों सूबों का भी। तो इस दफ़ा जो उन्होंने अप्रूव किया है ये 3,900 अरब रुपए बनते हैं। गिवन जो हमारी अभी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, डू यू थिंक कि ये सही फैसला है कि इतना जो बजट है अप्रूव करना, या देयर आर प्रॉब्लम्स इन दिस? कामरान, इस साल कोई आप तकरीबन 3,100 अरब रुपए का खर्चा जो है वो एक्सपेक्टेड है, और अगले साल के लिए जैसे आपने कहा कि तकरीबन 2,900 अरब रुपए के करीब चारों सूबाई हुकूमतों का बजट है, और 1,000 अरब रुपए वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट है। ये तो वो है जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने जिसकी मंजूरी दी है, लेकिन जो IMF का डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके मुताबिक तो सूबों का जो खर्चा होगा तरक्याती कामों पर वो 2,100 अरब रुपया होगा, और वफाक का तकरीबन 900 अरब रुपया होगा। वो कोई 800-850 अरब रुपया कम खर्चा दिखा रहे हैं। अब इसके दो इसकी चीज़ों का मतलब हो सकता है। एक तो ये कि जितने बजट रखे गए इतने खर्चे नहीं होंगे, और अगर इतने खर्चे होंगे फिर एक और जो IMF का हदफ होता है कि सूबों ने कैश सरप्लस दिखाना होता है, वो फिर दिखाया नहीं जा सके, तो दोनों में से एक शर्त जो है वो ब्रीच होगी। बहरहाल नाज़रीन, ये जो NEC की जो मीटिंग थी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसके पॉलिटिकल उसे एक हुकूमत का एंगल बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। जो पाकिस्तान की हाश इकोनॉमिक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये कैसे है, और ये इसमें कुछ एक दो ऐसे काम भी हुए हैं जो कि IMF के जो एग्रीमेंट है जिसके तहत हमने एक नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन किया था उसकी भी एक ब्रीच है। NFC तो अपनी जगह पे जो नेशनल फिस्कल पैक्ट है जिसके तहत हुकूमत ये कमिट कर चुकी है वफाकी हुकूमत IMF के साथ कि जो सूबाई नेचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग जो है वो वफाक नहीं करेगा। इसके बावजूद ये जो नया बजट वफाकी हुकूमत का 1,000 अरब रुपए का, इसमें 106 अरब रुपए इन्होंने जो सूबों से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए रखे हैं, जिसका तकरीबन 2/3 हिस्सा सिर्फ सिंध के मंसूबों के लिए जा रहा है। जब हमने इस हवाले से बात करने की कोशिश की तो जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं आए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा जी कि हमारी मजबूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमसे अगर आपने बजट के लिए वोट लेना तो फिर हमारे जो तरक्याती मंसूबे हैं वो आपको अकोमोडेट करना पड़ेंगे। अब ये जो उससे पहले NEC की मीटिंग सिर्फ 2 या 3 दिन पहले एक एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें ये पैसा 93 अरब था। वो 93 अरब से विद इन 2 to 3 डेज जब फाइनल अप्रूवल हुआ तो वो 106 अरब रुपए पे पहुंच गया। उससे बढ़कर जो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जैसे हम कल के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, वजीर खजाना को इख्तियार दे दिया, उसी तरीके से एक पार्लियामेंटेरियंस की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो भी मौजूद है, जिसके लिए हुकूमत ने अपनी तरफ से एक मैकेनिज्म तो दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज बनाई हुई है, एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई हुई है, लेकिन वो जो पैसा है उसकी जो मंजूरी का तरीक़ेकार उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जैसे कोई भी आपका तरक्याती बजट जो है वो अप्रूव हो, जो APCC का इजलास हुआ था मंडे को, उसमें पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स के लिए 50 अरब रुपए रखा गया, लेकिन जब NEC की मंजूरी हुई तो ये रकम बढ़कर 70 अरब रुपए होगी। ये तो 2 मैंने एग्जाम्पल्स दें। जब ये आपको पैसा आपने ले लिया तो आएगा कहां से? वो जो 1,000 अरब है वो APCC में भी वही था और NEC में भी वही था, तो फिर कटौती कहां पे हुई? जो हायर एजुकेशन कमीशन का बजट है उसको मजीद कम करके 39.5 अरब रुपया कर दिया गया, हेल्थ के बजट से 1 अरब रुपया काट लिया गया, और मोर इंपॉर्टेंटली एंड सरप्राइजिंगली जो स्पार्को है, जो पाकिस्तान के स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम, उसका जो बजट था वो 24.5 अरब रुपए से कम करके इन्होंने कोई 5.5 अरब कर दिया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो प्रपोज एलोकेशन थी तकरीबन 5 अरब रुपए के करीब थी, उसको कम करके कोई 80 करोड़ रुपया कर दिया गया। तो ये कामरान जो इन्होंने एडजस्टमेंट्स की हैं, इससे एक बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हुकूमत की जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं आज भी वो प्रेफरेंस है उसकी, हमें जहां पे खर्चा करना चाहिए था वहां पे हम खर्चा जो है वो नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी आई थिंक कैजुअलिटी है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप अपने जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो हेल्थ और एजुकेशन है, क्योंकि उससे पाकिस्तान ऑफ कोर्स तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पर अभी भी जो एजुकेशन और हेल्थ 2 ऐसे शोबे हैं जिस पे जितना ज़्यादा स्पेंड किया जाए उतना कम है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ क्विकली बाकी जो अहदाफ भी उन्होंने
जो सेट किए हैं, मसलन जो पहले तो हमने डिस्कस किया था 4.2% जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टारगेट है, फिर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में एक जो सबसे बड़ा रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा जंप तो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो कोई मेजर उसमें तब्दीली नहीं है। जो इसी तरह से जो फॉरेन रेमिटेंस वाला मामला है उसमें भी अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें तो क्या वो इन लाइन विद या ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस है कोई बहुत बड़ी उसमें तब्दीली हमें नजर नहीं आ रही जो की देखिए जहां तक बरामदात का मामला है उसमें हुकूमत खुद $60 अरब का हदफ सेट कर चुकी है 2029 के लिए, लेकिन 2026 के लिए जो इन्होंने रखा है उसका टारगेट वो तो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। इस साल का जो एस्टिमेटेड इनका ख्याल की एक्सपोर्ट्स हमारी कोई तकरीबन $33 अरब के करीब होंगी। वो अगले साल इन्होंने कहा जी कुछ 35.2 अरब डॉलर होंगी, तो हार्डली $2.25 अरब का यहाँ पे इंक्रीज है, $2.5 अरब का, विच इज़ नथिंग। इम्पोर्ट्स में इंक्रीज है $7 अरब का दिखा रहे हैं। उसकी एक वजह ये है कि जो इम्पोर्ट पॉलिसी को भी रिलैक्स करने जा रहे हैं। फिर रेमिटेंसेस के हवाले से इस दफ़ा तो अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, कोई $37 अरब एक्सपेक्ट करें। अगले साल में अगेन कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं दिखा रहे, सिर्फ $2 अरब का इंक्रीज दिखा रहे हैं, $39 अरब का यहाँ पे ये इंक्रीज दिखा रहे हैं। कामरान, ये जो जैसे हम कल के प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हमारा जो फॉरेन डेट रीपेमेंट्स है ना वो एक बहुत बड़ा मसला है। दो ये जो हमारे एरियाज हैं जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस है, ये उसको ओवरऑल कवर तो कर देती है, लेकिन फिर जो डेट रीपेमेंट्स के लिए उसके लिए पैसा नहीं होता। इंपोर्ट्स को कवर तो यहाँ से आपने कर लिया, डेट रीपेमेंट्स के लिए पैसा नहीं। और यही वो मुद्दा होता है कि जहाँ पर फिर IMF के पास जाते हैं, अपने जो दोस्त ममालिक उनके पास जाते हैं, और फिर आपको कहीं ना कहीं सम टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी और बाकी इंटरेस्ट होते हैं। एक चीज़ जो इसमें जिसको जितना ज़्यादा हाईलाइट तो नहीं किया गया, जो पॉजिटिव है एंड इट इज़ गुड के रियलाइजेशन है हमारी जो प्रोविंशियल और जो बाकी क़यादत है कि जो ग्रोइंग जो पॉपुलेशन है, बहुत से लोग इस पर बात करते भी हैं लेकिन ज़्यादा डिबेट हमारे यहाँ होती नहीं है, वो है आपकी आबादी का बॉम्ब। और ये जो आबादी है, क्योंकि वसाइल आपके पास उतने हैं नहीं, आबादी आपकी मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखें 70% आपकी जो पॉपुलेशन है बिलो द एज ऑफ 30 है। ये वो यंग लोग हैं जिनको नौकरियां चाहिए, जिनके अंदर जवान खून है, और उनके पास अगर तालीम नहीं होगी, हुनर नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, सो देयर आर गुड चांसेस कि वो किसी और तरफ चल पड़ेंगे। तो डू यू थिंक कि ये जो कंसर्न शो किया है ये सिर्फ कंसर्न की हद तक की है, या बोथ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई ऐसे स्टेप्स भी सोच रही हैं कि इस इशू को कैसे टैकल किया जाए? मेरा ख्याल ये कंसर्न ही है, इससे ज़्यादा इसके ऊपर इनका फोकस नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी वजह जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में आबादी को 82% वेट दिया हुआ है, उसकी वजह से सूबों के पास ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है कि इस चीज़ को वो इसको जो पॉपुलेशन बढ़ रही इसको रोके। और एक और फैक्टर जो है जिसकी जो प्रोपोनेंट्स हैं जो बात करते हैं, डॉक्टर इशफाक हसन खान ने अपना जो उनका प्लेटफॉर्म है नस्ट यूनिवर्सिटी का, वहाँ से एक रिसर्च की है। उनके ख्याल में हमारी जो आबादी है अच्छी खासी इन्फ्लेटेड है, एग्जैजरेटेड है। वो तो आबादी का नंबर काफ़ी कम बता रहे हैं, बल्कि मेरी जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि मैंने सबसे जो पहली प्रेजेंटेशन दी सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को दी, बाकी सूबाई जो है गवर्नमेंट्स उनके पास भी वो गए। उनके ख्याल में ये जो नंबर है ये गलत है और इस नंबर को रिव्यू करने की ज़रूरत है। उनके बड़ी वजह, जैसे अब बलूचिस्तान में तकरीबन मेरा ख्याल 4.5% या 4% की करीब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। वो बलूचिस्तान की इतनी आबादी कैसे बढ़ रही है? एक जंग से अफेक्टेड इलाका है, वहाँ पे आपको पता है इंसर्जेंसी भी है, ये सारे फैक्टर्स, आबादी उसकी तकरीबन 4% से बढ़ रही है, ये सूरत केपी की है। तो ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है ये भी इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। ये जो एक काउंटर आप कह सकते हैं कि एक नैरेटिव आ रहा है कि हमारी आबादी उतनी है नहीं जितनी दिखाई जा रही है, बट लेट्स सी, इस पर फर्दर डिस्कशन हो सकती है। यहाँ पे